गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी के हमने क्वेश्चन 2023 के डिस्कस कर दिए थे। इसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा संख्या नहीं है, 2023 में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे, जो इस वर्ष कौन कहाँ पे क्या बना हुआ है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो संस्थान हैं और तमाम चीज़ें हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए थे। नज़र डालते हैं उन क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर उस क्षेत्र की आपको नॉलेज नहीं है तो गलत भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू करके लिखा हुआ है। अब पहले हमें ये पता होगी कमोडिटी वैल्यू होती क्या है, तो हम ये जानें कि इसकी मनी वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी, कमोडिटी वैल्यू कम क्यों होगी, बराबर क्यों होगी, तमाम बातें हैं। कमोडिटी वैल्यू का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सोने का सिक्का है, पहले के ज़माने में जो चलते थे, मान लीजिए वो 1,000 रुपये का है, और सोने का उसका वजन जो है और उस समय का जो करंट रेट है, अगर इसको मेल्ट करके बेचा जाए या उसी फॉर्मेट में बेचा जाए कि मेटल के तौर पे इसको खरीदो, ना कि इसकी कीमत के तौर पे, तो जो इसकी कीमत है 1,000 रुपये, वो मनी वैल्यू हुई, और जो मेटल की वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू हुई। तो इन केस अगर कमोडिटी वैल्यू आपकी लेस देन है मनी वैल्यू से, या उसी को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, उसी को मॉनेटरी वैल्यू भी बोलते हैं, ये पहली वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो और जनरली आपकी जो कम्युनिटी वैल्यू होती है वो कम होती है, जनरली आपकी कम्युनिटी वैल्यू कम होती है मनी वैल्यू से। और अगर बराबर होती है तो इसको क्या बोलते हैं क्रेडिट मनी की जगह, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और थर्ड केस रेयरली ही होता है, होता ही नहीं है जनरली। तो यहाँ पे और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात तो क्रेडिट मनी यहाँ पे ऑप्शन होगा जब मनी वैल्यू या फेस वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। अगला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स देयर विल आल्सो बी ए TDS एट विच परसेंट एंड गिफ्ट टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स टू बी पेड बाय द रिसीवर डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। ये 2022 के बजट में ऐड ऑन किया गया है रूल, और इस रूल के हिसाब से जो इसमें प्रश्न पूछा गया है वो TDS 1% का लगेगा, ऑप्शन ए पार्ट होगा। लेकिन जो इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी बजट को ध्यान में रखते हुए, जो एक परमानेंट रूल इस्टेब्लिश हो गया जो कि 2023 में भी नहीं बदला है, वो है एनी इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसको बोलते हैं VDA। एनी इनकम फ्रॉम VDA इज टैक्सेबल एट 30%। और शायद एक दो एग्ज़ाम्स में 2022 से अब तक जब से बजट प्रस्तुत हुआ है, एक दो एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्स कितना लगेगा, तो 30% लगेगा। और TDS की बात अगर करें, गिफ्ट टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स, तो वो होगा 1%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जामों में आया है, बहुत बेसिक है, 1991। अब मुझे लगता है अगर इसी क्वेश्चन को उन्हें बार बार देना है तो क्या इसमें कुछ अपडेशन कर सकते हैं। पहली अपडेशन ये है कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा कौन सी चीज़ नहीं हुई थी, ये करके वो दे सकते हैं। अगर वो देंगे तो क्या ऑप्शन में रखेंगे। हमने आपके नीचे इसमें मेंशन किया है कि जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1991 में इनिशिएट की गई थी। इसका मेन पर्पज था रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। एक ऑप्शन तो ये दे देंगे। इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन ये दे देंगे। तीसरा ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि ये जो पॉलिसी आई इसको LPG पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल पॉलिसी में जो फंडामेंटल थे वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकते हैं। मान लो ये दे सकते हैं कि ये पॉलिसी 1994 में आई, ये दे सकते हैं कि ये पॉलिसी जब आई तो प्राइम मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी थी, जबकि जब पॉलिसी आई तब प्राइम मिनिस्टर थी नरसिम्हा राव। तो इनमें से क्या नहीं है, उनमें आराम से वो 3 ऑप्शन आपको सही दे सकते हैं। इसलिए इससे रिलेट करके ये चीज़ें LPG सिर्फ यही लिख दिया, LPG वर्ल्ड LPG इज कंसर्न विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, नीचे लिख दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इतना मतलब 5 ईयर प्लान इतना फेमस है, और जो
मैंने देखा है पूरे सभी सेटों में कहीं पे भी 5 ईयर प्लान नहीं आया है। मे बी अगर मिस हो गया हो तो बात अलग, लेकिन जब सारे सेट से क्वेश्चन निकाले तो 5 ईयर प्लान नहीं मिला है। तो एक ये जो माइंड सेट रहता है कि 2-3 क्वेश्चन तो 5 ईयर प्लान के ही होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी तो इस बार प्रूव हुआ नहीं है। खैर, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन सजेस्टेड बाय द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938 ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में सजेस्ट की एक पॉवर्टी लाइन, जिसके हिसाब से 15 से 20 रुपए पर मंथ की कमाई के हिसाब से, पर कैपिटा पर मंथ, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसको गरीब और गरीब नहीं है के आधार पर घोषित किया गया। तो इसमें यही पूछा गया था 15 से 20, इसका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग MSL की वैल्यू क्या थी इन 1938? उस समय ये 15-20 रुपए की बहुत वैल्यू होगी, आप इमेजिन करिएगा। आज की डेट में कम से कम 5-6 हज़ार रुपये के ऊपर ही होगा। खैर, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी हेल्पिंग इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी, कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बीइंग ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, अलाउइंग परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली। अगर ये क्वेश्चन में आपको पहले से नहीं पता है कि मनी के कितने फंक्शन है क्या, तो गलत ही कर जाएंगे। मनी के बेसिकली 3 फंक्शन है, कहीं कहीं आपको 4 फंक्शन मिलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी फंक्शन है कि मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, हमको सब्जी खरीदनी है, तो हमें पैसा देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू। अगर कोई चीज़ हम लिए, मैंने उसे सब्जी ली, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन ये कहा कि ये 20 रुपए की है। उसने मुझसे कहा कि आपके पास चीनी है तो हमें चीनी दे दीजिए। अब मनी ऑफ वैल्यू आए कि चीनी कितने की दे दें, तो उसने जितने की सब्जी दी उसको उतने की चीनी दी होगी। तो एज ए फेस वैल्यू भी उसकी वैल्यू है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मनी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ट्रांसफ़र एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। यही थोड़ा सा लॉजिकल वे में जाएं, जहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जहाँ कोई चीज़ आपकी ली दी नहीं जा रही है, ट्रांजैक्शंस से रिलेट करके, वहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा। यहाँ चीज़ के लेने देने से भी संबंध है, वो प्राइमरी फंक्शन है जिसकी सबको ज़रूरत होती है। ठीक है। थर्ड नंबर है कॉन्टीजेंट फंक्शन। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स, बेसिस ऑफ द क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। ये सरकार को टैक्स पहुंचा, सरकार ने आपको खाते में जो आप कृषि करते हैं उसके बेसिस पे जो किस्त आती है वो भेज दी। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये कंटीजेंट फंक्शन के तौर पे आता है। इकोनॉमी अपने आप में सबसे बेहतर सब्जेक्ट है अगर आप अपनी समझ को अर्थव्यवस्था के तौर पे, अर्थव्यवस्था के संदर्भित बेहतर करना चाहते हैं। ये उसमें सबसे बेहतर सब्जेक्ट, जनरली स्किप कर जाते हैं लोग, लेकिन सबसे बेहतर सब्जेक्ट। इसके बाद छठवां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा विवादित इस सेंस में लगा। विवादित ऐसा लगा, जब आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को कायदे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 12% ऑफ ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को गवर्न करता है, और इसमें 10 सब सेक्टर हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट है, अर्थ मूविंग मिनिमम मशीनरी है, प्रिंटिंग मशीनरी है, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी है, यानी मशीनरी और प्लांट तो हैं ही। इसके बाद डाइज भी है, मोल्ड्स भी है, टूल्स भी है। इसके बाद आपका प्लास्टिक मशीनरी भी है, मेटलर्जिकल मशीनरी भी है। तो मशीनरी तो है। अब एक ऑप्शन चूज करना है तो डी ऑप्शन हो गया, लेकिन डाइज भी है, टूल्स भी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में टेलीविज़न नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो अब ये तीनों चारों हैं, तो इसमें क्या करें? तो एग्जैक्टली है क्या कि जब आप देखेंगे तो 85% जो ये 12% मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें से 85% जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है वो प्लांट्स, मशीनरी और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की है। तो उस 85% में जो मेजॉरिटी की होती है वो मशीनरी की है।
इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन एक्यूरेट माना जा सकता है। यद्यपि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को और बेहतर फ्रेम किया जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अगर होता तो इट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट वे टू आंसर द डी ऑप्शन। तो इस चीज़ को आपको समझना है। हमने यहाँ मेंशन भी किया दिया 10 सब सेक्टर जो है वो हमने मेंशन कर दिया है। ये आपके सामने हैं 10 सब सेक्टर जो हमने मेंशन किए हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल, प्रोसेस प्लांट, अर्थ मूविंग माइनिंग मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, डाइज मोल्ड्स एंड पेस्ट टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन टूल्स, प्लास्टिक मशीनरी, मेटलर्जिकल मशीनरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको दिखेगा कम, फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसीडर्ड लीस्ट लिक्विड। 4 आपको मेजर ऑफ मनी सप्लाई दे दिए हैं और उसमें पूछा है कि इसमें कौन सा लीस्ट लिक्विड है, और ऑप्शन है M1, M2, M3, M4। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जो मनी सप्लाई है, जो पैसे का फ्लो है, उसको RBI ने इन्हीं 4 पार्ट में डिवाइड किया है। M1, M2 सिंबॉलिक वे में, M3, M4। M1 का मतलब है जो पैसा पब्लिक के पास करेंसी और नोट्स में है उसको हम बोल देते हैं CU बोल देते हैं करेंसी, और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स में उसको बोलते हैं M1। जो M2 है वो M1 के साथ, M2 जो है उसमें M1 के साथ जो पोस्ट ऑफिस बैंक में सेविंग खाता है उसको बोलते हैं M2। और जो M3 है उसमें M2 के साथ जो पोस्ट ऑफिस बैंक है, नहीं, जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो नेट डिपॉजिट है वो, और जो M4 है उसमें M3 के साथ, मतलब आगे नेक्स्ट चलते चले आ रहे हैं, M3 के साथ पोस्ट ऑफिस बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है, तो पोस्ट ऑफिस बैंक का टोटल डिपॉजिट। तो जब आप ये देखेंगे तो ये देखेंगे कि M1 सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड है। लिक्विड का मतलब जिसमें पैसे का लेन देन होता रहे, पैसा आता जाता रहे। जहाँ FD जमा हो रही है, जैसे M4 है तो यहाँ FD सबसे ज़्यादा जमा है, तो इसमें लेन देन कम होगा, तो ये लीस्ट लिक्विड हो जाएगा। M1 क्या हो जाएगा? मोस्ट लिक्विड हो जाएगा। और M3 सबसे ज़्यादा यूज होगा क्योंकि उसमें सेविंग करेंट सारे खाते आ जा रहा है। तो ये कई बार पूछा गया। M1 इज मोस्ट लिक्विड का मतलब द्रव्य नहीं, द्रव्य का मतलब होता है कि वो एक जगह फिक्स नहीं है और फ्लो कंडीशन में है, तो पैसा फ्लो हो रहा है। और M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यही 7 क्वेश्चन थे। होपफुली आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।